बीएससी फाइनल कल हम लोग रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। रिलेटिविटी में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके कुछ कीवर्ड्स देखे थे। मतलब ये है कि रिलेटिविटी को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ों को हमको जानना चाहिए वो हमने देखा था। जैसे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि फ्रेम क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेम। पहले कार्टेशियन सिस्टम देखे थे कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड देखे थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और देखे थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेसिकली हमको इस पे फोकस करना था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो भी रिलेटिविटी के टर्म्स आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। ओके, इसके बाद हमने देखा था फ्रेम क्या होता है। फ्रेम्स जैसे व्हाट इज़ फ्रेम्स। अगर हम ये कार्टेशियन सिस्टम ले लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस में, एक्स वाई और जेड एक्सिस ये 0 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर ये पॉइंट दिखाना है, यहाँ से 3 है तो ये लिखे 3, यहाँ से 4 है तो लिखे 4, और यहाँ से 2 है तो लिखे 2। ये क्या है, इस पॉइंट का यूनिक एड्रेस। तब इस सिस्टम को बोलेंगे हम फ्रेम। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो बना है उसको बोल देंगे फ्रेम। फ्रेम के बाद हमने देखा था रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम वही रेफरेंस भी होता है। जैसे अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हैं तो आर और थीटा, प्लेन पोलर ले रहे हैं तो आर थीटा और फाई। ओके, अब किसी भी चीज़ को हम शो करेंगे तो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, आर थीटा और फाई, इसलिए क्या कहलाएगा, रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, रेफरेंस फ्रेम के बाद हमने देखा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। दो चीज़ें देखे थे, एक था इनर्शियल और दूसरा था नॉन इनर्शियल। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शिया में क्या होता है, जड़त्व। तो जड़त्व का नियम जिसमें लागू होगा वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, और जड़त्व का नियम जिसमें लागू नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो इसी जड़त्व के नियम को क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम अप्लाई होता है जिस रेफरेंस फ्रेम में, वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, और जिस फ्रेम में न्यूटन की गति का प्रथम नियम एप्लीकेबल नहीं होता है वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एग्जाम्पल से समझे थे, कल एग्जाम्पल से भी समझे थे कि अगर कोई फ्रेम है जिसमें वो वेग तो है, मोशन में तो है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, 0, तब ये कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। अगर यही फ्रेम जो है वो मोशन में है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मोशन लगातार बढ़ रहा है या लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन या तो पॉजिटिव है या निगेटिव। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ये तो हो गई बात फ्रेम्स की। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को फिर से हमको जानना पड़ेगा। जैसे ये एक फ्रेम है, मान के चलिए ये एक फ्रेम है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और ये कोई पॉइंट है मान लो पी। तो मैं क्या बताया था कि कोई भी पॉइंट है उसका यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक। तो इस एक्सिस में या इस सिस्टम में, इस रेफरेंस फ्रेम में, इस पॉइंट पी का एक यूनिट एड्रेस होगा।
अब मान के चलते हैं ये एक और कोई फ्रेम है, ये इसको बोल दिए पी क्यू, अच्छा पी क्यू नहीं करते, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये भी तो कोई फ्रेम है। इस फ्रेम में इसी पॉइंट पी का एक अलग यूनिक एड्रेस होगा, तो इस पी का इस फ्रेम के लिए एक यूनिक एड्रेस हुआ, इसी पी का इस फ्रेम के लिए एक दूसरा यूनिक एड्रेस हुआ। ठीक है, मान लो इस पी का यूनिक एड्रेस क्या है, इस फ्रेम के लिए क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, सेम टू सेम इस वाले रेफरेंस फ्रेम के लिए उसी पॉइंट पी का यूनिक एड्रेस क्या हो गया, मान के रखो ए बी सी। ओके, तो ये जो एड्रेस है और ये जो एड्रेस है, इन दोनों एड्रेस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, यही बताएगा कौन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दो रेफरेंस फ्रेम्स के बीच में जो एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, गति में है, उन दोनों रेफरेंस फ्रेम, उन दोनों निर्देश फ्रेमों में किसी भी बिंदु के बीच स्थिति निर्देशांकों के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। उसको क्या बोलेंगे, उस संबंध बताने वाले इक्वेशन को, उस संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये तो बेसिकली समझ गए। हमको मेन इसका क्या निकालना है, दोनों में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए दोनों का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है रूपांतरण। ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण। अब गैलीलियन रूपांतरण में ठीक, तो गैलीलियन रूपांतरण में मान लेते हैं ये एक फ्रेम है, ये क्या है, एक फ्रेम है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। ओके, ये है पॉइंट ओ। ठीक, अब मान लेते हैं एक और रेफरेंस फ्रेम है, एक और रेफरेंस फ्रेम है, उसको बोल देते हैं इस रेफरेंस फ्रेम को नाम दे देते हैं एक्स डैश, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। टाइम है, मान लो इस फ्रेम में टाइम है टी और इस फ्रेम में टाइम है टी डैश। मान लो ये कोई पॉइंट है, इट इज़ अ पॉइंट पी। ओके, ये देखो, ये रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई जेड का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मूल बिंदु क्या है, ओ। और रेफरेंस फ्रेम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मूल बिंदु, सपोज दैट ओ डैश। ओके, एक का ओ है, दूसरे का ओ डैश। अब मान के चलते हैं कि ये जो फ्रेम है, फ्रेम एक्स डैश वाई डैश जेड, इस अच्छा ये बार बार ऐसे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको नाम दे देते हैं, इस वाले फ्रेम को नाम दे देते हैं एस, इस वाले फ्रेम को नाम दे देते हैं एस डैश। ओके, तो फ्रेम एस जो है वो स्टेबल है, स्थिर है, और फ्रेम एस डैश जो है वो मूव कर रहा है इधर।
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक समान वेग से गतिमान है। अब एक समान वेग से गतिमान है मतलब उसमें त्वरण क्या होगा, 0 होगा। एक समान वेग से गतिमान है और त्वरण 0 है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है, जड़त्वीय फ्रेम है। ओके, तो एक समान वेग से गतिमान है कितना, v। तो मान लेते हैं ये v वेग से इधर क्या है, गतिमान है, मोशन में है। किस वेग से, v वेग से। ओके, तो अच्छा v वेग से गतिमान है। तो ये जो देखो ये टाइम है t और इसका टाइम है t डैश। तो ये जो गैप बन रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच अगर किसी भी टाइम t में दूरी देखें तो क्या होगा भाई, देखो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान के रखो O से O डैश, O डैश के बीच का गैप क्या है, x है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, x। तो ये दूरी हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे, अच्छा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ऐसे होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय t, ऐसा। ओके, अब देखो O डैश इज इक्वल्स टू x, हमको इसी x का वैल्यू चाहिए। तो x को रहने दो, इस t को इधर पक्षांतर कर दो। ओके, तो फाइनली x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, vt। ओके, x इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, v इंटू टी। x इज इक्वल्स टू v इंटू टी। ओके, या O डैश इज इक्वल्स टू क्या मिला, v इंटू टी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो गैप है वो क्या है, v इंटू टी। ओके, गैप जो है वो कितना है, v इंटू टी। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। वो जो डायग्राम बना हुआ है, जो रेफरेंस फ्रेम वाला डायग्राम जो बना हुआ है, उसको तो इरेज नहीं कर सकते क्योंकि वो अंत तक अभी काम आएगा। इसलिए जो है उसको, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट P है ना, सबको दिख रहा है ये पॉइंट P। इस पॉइंट P का मान लेते हैं फ्रेम S डैश में निर्देशांक, यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस ऐसे को बोलते हैं निर्देशांक। S फ्रेम में कितना है, P का एड्रेस है x, y, z और टाइम है t। ओके, सेम टू सेम फ्रेम S डैश में उसी पॉइंट P का यूनिक एड्रेस क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, x डैश, y डैश, z डैश और t का डैश। ये फ्रेम S में एड्रेस P का, फ्रेम S डैश में एड्रेस P का। ओके, कितना हो गया, x, y, z एंड t और x डैश, y, z डैश, t डैश। ओके, ये जगह थोड़ा देखो, मोबाइल में पढ़ाने में ना थोड़ा स्पेस कम रहता है, तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करो, इसको नोट डाउन करके रखे रहना कि S डैश में पॉइंट P का जो एड्रेस है वो ऐसा है और S डैश में उसी पॉइंट P का एड्रेस ऐसा है। ओके, ओके, तो फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम O में, S में, इसके ओरिजिन पॉइंट O से इस पॉइंट P का जो डिफरेंस है या स्थिति निर्देशांक है, ओके, स्थिति निर्देशांक, ये मान लेते हैं हम r वेक्टर r।
ठीक। सेम टू सेम ओ डेज में इसी पॉइंट P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर r का डैश। ओके, वेक्टर r का डैश। ओके, ठीक है। वेक्टर r और वेक्टर r का डैश। अच्छा, ये डैश समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा है एक्चुअली, वेक्टर r का डैश। अब क्या करना है हमको, ये पॉइंट P के दो यूनिक एड्रेस मिले हुए हैं, दो स्थिति निर्देशांक मिले हुए हैं, एक फ्रेम S में एक फ्रेम S डैश में। उन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, उन्हीं दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो देखो ये वी टी क्या है, दोनों के बीच गैप है, गैप। ओके, ये फ्रेम S है, ये फ्रेम S का डैश है, इसमें है x y z t, इसमें है x डैश y डैश z डैश और t का डैश। ओके, x डैश y डैश z डैश t का डैश। ओके, इसमें देखिए ये x डैश जो है वो फ्रेम S में स्थिति निर्देशांक है। ठीक है, और इसकी गति की दिशा, फ्रेम S डैश की गति की दिशा भी x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है और इसके भी अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जो y P के लिए मतलब फ्रेम S डैश में है वही क्या होगा, S डैश में भी होगा। जो Z जो है P के लिए S में है वही जो है Z डैश S डैश में P के लिए होगा। सेम टू सेम ये भी इक्वल होगा, तो ये तीनों तो इक्वल हो गया भाई। ठीक, अब इसका रिलेशन निकालना है क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा है ये देखना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा है ये देखना पड़ेगा। तो देखो वी टी जो है वो एक्स्ट्रा लेंथ है, दोनों के बीच क्या है, एक्स्ट्रा है वी टी। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक्स डैश जो है वो वी टी आगे हो गया है, या कहा जा सकता है कि एक्स जो है वो वी टी पीछे हो गया है। ओके, एक्स डैश जो है वी टी पीछे हो चुका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स जो है वो एक्स डैश से कितना आगे है, सॉरी x जो है वो x डैश से कितना आगे है, वी टी का डैश आगे है। ठीक है, इतना आगे है। अच्छा, ये तो हम किसके सापेक्ष निकाले, फ्रेम S के सापेक्ष निकाले। ठीक, अगर हम फ्रेम S डैश के सापेक्ष निकाले तो देखो अब ये जो इक्वेशन बना ना, यही कहलाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसके सापेक्ष, फ्रेम S के सापेक्ष फ्रेम S डैश का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमको रिवर्स निकालना है, रिवर्स निकालना मतलब फ्रेम S डैश के सापेक्ष फ्रेम S का निकालना है। अब क्या करेंगे, इसके लिए रिवर्स चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। इधर है फ्रेम S डैश, इधर है फ्रेम S, ये है X, ये है Y, ये है Z, ये है T, ये है X डैश, ये है Y डैश, ये है Z डैश और ये है T का डैश। अब फिर ध्यान से देखते हैं, फ्रेम S डैश के सापेक्ष फ्रेम S को देखा जाए तो गतिमान कौन है, फ्रेम S डैश, और किस डायरेक्शन में गतिमान है, तो X डायरेक्शन में। ठीक, X डायरेक्शन में गतिमान है तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होगा भाई, दोनों में कुछ तो चेंजेस होगा। ठीक है, लेकिन Y Z और T Y डायरेक्शन में गतिमान नहीं है तो ये तो इक्वल हो जाएगा। Z डैश में गतिमान नहीं है Z डायरेक्शन में, ये भी इक्वल हो जाएगा। सेम टू सेम इसका टाइम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके,
अब डिफरेंस मतलब अंतर किस में आएगा, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसी एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। किस वेग से? वी वेग से। ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वी वेग से गतिमान है। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखो फ्रेम एक्स जो है फ्रेम एस जो है, फ्रेम एस डैश से या तो कहा जा सकता है कि वी टी पीछे है, या जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस से वी टी आगे है। आगे है तो प्लस कर देना, पीछे है तो माइनस कर देना। ठीक है, तो फ्रेम एस क्या है, पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? कितना पीछे चल रहा है? वी टी। ठीक, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो सुधार लेना। जहाँ जहाँ पे मैं डैश कर दिया हूँ देखो, ये फ्रेम एस डैश के लिए ये ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये ओके। तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, मतलब ये जो फ्रेम एस जो है वो फ्रेम एस डैश से कितना पीछे है, वी टी पीछे है। ओके, अब ये जो इक्वेशन बना इसको भी क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसके सापेक्ष? फ्रेम एस डैश के सापेक्ष फ्रेम एस का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले हम क्या निकाले थे, फ्रेम एस के सापेक्ष फ्रेम एस डैश का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फाइनली ये होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक चीज़ और समझना है लास्ट। ओके, ओके, एक चीज़ और देखना है। क्या देखना है कि देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ओ डैश पी, सबको मेरे ख्याल से दिख गया हो गया। एक ट्रायंगल है यहाँ पर, कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है? उस ट्रायंगल का नाम है, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ डैश और पी। अब इसी को कंसिडर करना है, ओ डैश पी। ओके, तो इस ट्रायंगल में क्या खास बात है? इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ओ डैश पी, इसमें क्या ये अप्रॉक्सीमेटली इसको परपेंडिकुलर माना जा सकता है। किसको? ओ पी को। तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या होता है, इसमें क्या एप्लीकेशंस लागू कर सकते हैं? ओ डैश पी, ओ डैश पी में ओ पी जो कि सबसे बड़ी वाली भुजा है इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ डैश पी प्लस ओ डैश। ओके,
ओ पी इज इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर आर। ओ डैश पी इज इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर आर डैश। और ओ डैश इक्वल्स टू क्या है, वी टी। ओके, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस आर डैश को पहले तो रहने दो और वी टी को पक्षांतर कर दो, तो वेक्टर आर माइनस ऑफ वी टी। ओके, ये चीज़ देखो यहाँ पे। ओके, ये वाला ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, वेक्टर आर डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस ऑफ वी टी। ठीक, वेक्टर आर डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस ऑफ वी टी। इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये भी अच्छा, ये भी जो अभी जो निकाले ना, ये भी क्या है, एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जैसे हमने देखा था एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स माइनस वी टी। ओके, वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या था, वाई। जेड डैश इक्वल टू क्या था, जेड। टी डैश इज इक्वल्स टू क्या था, टी। सेम टू सेम ये वेक्टर आर डैश का वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस ऑफ वी टी, ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही है। ओके, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वेगों के योग का गैलीलियन नियम। ठीक, वेगों के योग का गैलीलियन नियम, द गैलीलियन रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, गैलीलियन रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटी। इसको निकालने के लिए ये जो समीकरण है ना, ये जो इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ओके, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलो कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। टी के रेस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना है, वेक्टर आर का डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस ऑफ वी टी। ओके, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा वी का डैश। क्यों वी का डैश, क्योंकि पोजीशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ओके, आर है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वी मिल जाएगा, माइनस वी तो कॉमन है, कॉमन ले लिए। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो यहाँ पे क्रॉस 1 लिख दो, या ना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ये जो लास्ट में आया, ओके, लास्ट में ये जो आया, ये क्या कहलाएगा, वेगों के योग का गैलीलियन नियम। ये क्या कहलाएगा, वेगों के योग का गैलीलियन नियम, गैलीलियन रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, ओके। इसके बाद अब एप्लीकेशंस आएंगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, सबसे पहला एप्लीकेशंस है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहला इसका एप्लीकेशंस है, देखो, किसी भी क्षण पर दोनों ही निर्देश फ्रेमों में समय जो है वो निश्चल रहता है। इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। ये तो हम पहले भी इसको प्रूफ कर चुके हैं। कैसे प्रूफ किए थे,
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने क्या निकाला था, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड और टी का डैश इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे इसको कंसिडर करो, ये क्या है, टी डैश इक्वल्स टू टी, टी डैश इज इक्वल्स टू टी। ये क्या बता रहा है अभी, टी डैश क्या है, टी डैश जो है वो, अच्छा टी क्या है, टी जो है वो फ्रेम एस में किसी भी घटना का समय है, ठीक। वो किसके इक्वल है, टी डैश के। तो टी डैश क्या है, दूसरे फ्रेम एस डैश में किसी घटना का समय, उसी घटना का। तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये कहाँ से पता चला, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, पहला एप्लीकेशंस। ओके, अब इसके सेकंड एप्लीकेशंस में चले आते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन है लेंथ, लंबाइयाँ जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट होता है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाइयाँ जो है वो निश्चल रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो मान लेते हैं अभी ये कोई छड़ है, इस छड़ की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट P का निर्देशांक, ठीक, और इस पॉइंट Q का निर्देशांक, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। दोनों के बीच की दूरी निकाल लिए, वही क्या है, इस छड़ की लंबाई। ओके, तो फ्रेम S में इसकी लंबाई मान लेते हैं L। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस P का निर्देशांक मान लेते हैं x y, अच्छा ऐसे कर देते हैं, x1 y1 z1 और t1। Q का क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 और t2। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ P से Q का, ये छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। ये छड़ है PQ, इस छड़ का फ्रेम S डैश में निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1 और t1। Q का क्या है, x2 y2 z2 और t2। ओके, और फ्रेम, अच्छा फ्रेम S डैश में क्या हो जाएगा, यही चीज़, x1 का डैश, y1 का डैश, z1 का डैश, t1 का भी डैश। Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 का डैश, y2 का डैश, z2 का डैश और t2 का भी डैश। ओके, अब फ्रेम S में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ L, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई वाला फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का भी स्क्वायर। ओके, ये क्या है, फ्रेम S में छड़ की लंबाई, छड़ PQ की लंबाई। अब फ्रेम S डैश में इस छड़ की लंबाई को मान लेते हैं L डैश। ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा x2 का डैश माइनस x1 का डैश, इसका स्क्वायर प्लस y2 का डैश माइनस y1 का डैश का स्क्वायर प्लस z2 का डैश माइनस z1 का डैश फिर स्क्वायर। ओके, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या होगा, बेसिकली वो क्या बताता है, यही जो निर्देशांक है इनके बीच
संबंध बताता है, दोनों के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ओके, तो वही रिलेशन जो बताता है उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार होगा x2 का डैश माइनस x1 का डैश इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सेम टू सेम y2 का डैश माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। सेम टू सेम z2 का डैश माइनस z1 का डैश इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ठीक है, तो देखो तो x2 का डैश माइनस x1 का डैश इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, मतलब ये वाला टर्म्स और 1 मिनट, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों इक्वल हो जाएगा। ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पूरा जो टर्म्स है इस वाले पूरे टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि L इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, L इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, L का डैश। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही निर्देश फ्रेमों में लंबाइयाँ जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। दोनों ही निर्देश फ्रेमों में नापी गई जो लंबाइयाँ हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। इसी को कहा जाता है गैलीलियन इन्वेरिएंस। ओके, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाइयाँ जो है वो निश्चित रहती हैं, बदलती नहीं है, निश्चल रहती हैं। ठीक, ये देख लिए कि एक क्षण लिए पी क्यू और उसकी लंबाई नापे दोनों फ्रेमों में। दोनों फ्रेमों में जो लंबाइयाँ थी, एक फ्रेम में L था और दूसरे फ्रेम में क्या था, L डैश था। इसके हिसाब से दोनों फ्रेमों में जो लंबाइयाँ थी वो क्या मिली हमको, बराबर मिली। ये था फ्रेम S में, ये था फ्रेम S डैश में, और क्षण तो वही था ये। इसी को बोला जाएगा कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाइयाँ जो है वो क्या होती है, इनवेरिएंस होती है। ठीक, तो आज बेसिकली अब क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विक विद इन 2 मिनट्स। सबसे पहले हमने क्या देखा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो इक्वेशन निकाले कि एक ही बिंदु के दो अलग अलग फ्रेमों में जो निर्देशांक होते हैं उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वो क्या निकाले हमने निकाला x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z और t डैश इज इक्वल्स टू t। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके एप्लीकेशंस, गैलीलियन वेगों के योग का गैलीलियन नियम निकाले। वो क्या मिला हमको, v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस v। ओके, ये v क्या है, ये फ्रेम का वेग है। ओके, और ये स्थिति निर्देशांकों का वेग है। ठीक, उसके बाद क्या देखे, इसके एप्लीकेशंस देखें। सबसे पहला हमने एप्लीकेशंस क्या देखा कि टाइम जो है वो निश्चल रहता है, इनवेरिएंस, वो यहाँ से भी पता चल रहा है। ओके, दूसरा क्या देखे कि गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें नापी गई जो लंबाइयाँ हैं, जो लेंथ है वो क्या होती है, इनवेरिएंस होती है। इसका मतलब क्या है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाइयाँ परिवर्तित नहीं होती हैं या लंबाइयाँ निश्चल रहती है। दैट इज़ L इज इक्वल्स टू L डैश। ठीक, ये हमने प्रूफ किया। ओके, फाइनली यहाँ तक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब बाकी नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसके और कुछ एप्लीकेशंस होंगे तो उसको देखना है, नहीं है तो फिर डायरेक्ट हमको चलना है किसमें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक।